कल्पना कीजिए कि आप भारत के किसी राज्य में हैं और आप बीच सड़क पर जैसे ही कुछ बोलने के लिए किसी की तरफ पलटते हैं और आपके मुंह से हिंदी शब्द फूटता है, आपको उसी सड़क पर लोगों का झुंड दौड़ा दौड़ा कर मारता है, पीट पीट कर हालत खराब कर देता है और आखिरकार आपके सीने को गोलियों से चूना कर दिया जाता है। आपको ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही होगी। भाषा के लिए लड़ाई झगड़ा मौत की बातें कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में बहुत आम हो गई हैं। चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, बंगाल की या किसी और राज्य की, कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। हालिया दौर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में हिंदी का प्रचंड विरोध चल रहा है, जिसकी जड़ें आजादी से पहले तक जाती। आज ब्लैक बॉक्स के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे हिंदी और तमिल भाषा के बीच चली आ रही सदियों पुरानी लड़ाई की, और हम बात करेंगे कि कैसे इन दिनों तमिल बनाम हिंदी की बहस ने पूरे देश की राजनीति को गर्म करके रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राहुल खंडालकर और आप देख रहे हैं न्यूज घराना। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सामाजिक असमानता गहरी थी। आबादी में कम होने के बावजूद ब्राह्मण समुदाय शिक्षा, प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं में मजबूत पकड़ रखता था। अंग्रेजी शासन में पढ़े लिखे वर्ग को प्राथमिकता मिली और संस्कृत आधारित शिक्षा ने इस वर्चस्व को और मजबूत किया। गैर ब्राह्मण समुदाय को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति हाशिए पर धकेली जा रही है। इसी असंतोष से 1916 में जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ, जिसने सामाजिक समानता और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को संगठित रूप दिया। लेकिन आंदोलन का स्वर तब बदल गया जब कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ और हिंदी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ाया जाने लगा। महात्मा गांधी द्वारा सन 1918 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना को दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सांस्कृतिक दखल के रूप में देखा गया। यही वो मोड़ था जहां सामाजिक आंदोलन धीरे धीरे हिंदी विरोधी आंदोलन में बदलने लगा। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार बनी और सी राजागोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। हिंदी को लेकर उनके समर्थन ने माहौल को और सुर्ख कर दिया। अप्रैल 1938 में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश आया और विरोध अचानक उग्र हो उठा। पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी ने इसे तमिल पहचान पर हमला बताया। सभाएं, पर्चे, रैलियां और छात्र आंदोलन तेजी से फैलने लगे। तंजावुर का विशाल प्रदर्शन, 42 दिनों की त्रिची से मद्रास यात्रा, गिरफ्तारियां और 2 युवाओं की मौत, इन सब ने आंदोलन को भावनात्मक और राजनीतिक ताकत दी। अंततः 1939 में गवर्नर लॉर्ड अर्काइन ने जनभावना के दबाव में हिंदी अनिवार्यता का आदेश वापस लिया, लेकिन विरोध की चिंगारी बुझी नहीं, केवल दब सी गई थी। आजादी के बाद उम्मीद थी कि भाषा का सवाल सुलझ जाएगा, लेकिन असल टकराव तो तब शुरू हुआ जब नए भारत की पहचान लिखी जाने लगी। संविधान सभा में भाषा पर बहस सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, बल्कि ये इस बात की लड़ाई थी कि भारत की आत्मा आखिर किस भाषा में बोलेगी। आजादी के बाद संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने पर तीखी बहस हुई। हिंदी समर्थकों का तर्क था कि यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और राष्ट्रीय एकता की धुरी बन सकती है, तो वहीं दक्षिणी और पूर्वी भारत के प्रतिनिधियों ने इसे बहुसंख्यक वर्चस्व का खतरा बताया। इसी बीच तीखी बहस चलती रही और कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आखिरकार मुंशी अयंगर फॉर्मूला सामने आया, जिसमें हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की भाषा माना गया, लेकिन अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में 15 सालों तक बनाए रखने का समझौता भी हुआ। लेकिन ये एक अस्थायी समाधान था। 1965 की समय सीमा जैसे जैसे करीब आई, तमिलनाडु में आशंका फिर एक बार बढ़ने लगी। डीएमके ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और जनवरी 1965 में विरोध एक बार फिर शुरू हुआ। छात्र सड़कों पर उतर आए, रैलियां हुई, हिंसा भड़की और आत्मदाह की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। तिरुचिरापल्ली के चिन्नास्वामी के आत्मदाह ने आंदोलन को प्रतीकात्मक शक्ति दी। पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई। कोयम्बटूर में गोलीबारी ने हालात को और गंभीर बना दिया। आखिरकार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन देना पड़ा कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक सहायक भाषा बनी रहेगी। इसके बाद आंदोलन शांत तो हो गया, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। 1967 में डीएमके सत्ता में आई और कांग्रेस का तमिलनाडु से लगभग सफाया हो गया। यहीं से भाषा और राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अन्नादुरई से लेकर करुणानिधि
और अब M.K. स्टालिन तक हिंदी विरोध हमेशा से तमिल राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर बहस ने पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए हैं। शुरुआती राधाकृष्णन समिति से लेकर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अब 2020 की नई शिक्षा नीति तक मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के संतुलन की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन तमिलनाडु ने लगातार 2 भाषा नीति को प्राथमिकता दी और किसी भी अनिवार्य ढांचे का विरोध किया। पिछले साल नवंबर में जब ये खबर आई कि तमिलनाडु सरकार राज्य में हिंदी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लाने वाली है, तो पूरे देश भर में हिंदी बनाम तमिल का मुद्दा फिर से गर्म हुआ। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इसे हिंदी थोपने के खिलाफ तमिल आत्मसम्मान की लड़ाई मानते हैं। ये विधेयक हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी फिल्मों और हिंदी गानों पर बैन लगाने की बात करता है। DMK इसे तमिल पहचान की रक्षा और भाषाई स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रही है। अब जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है, जिसकी एक धुरी पर DMK और क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी धुरी पर BJP। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तमिलनाडु में आखिरकार बदलाव होगा और लोग राष्ट्रीय चेतना, BJP और हिंदी के बदलते स्वरूप को अपनाकर दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी का विस्तार करेंगे, या आजादी के बाद से अब तक बनी स्थिति जस की तस रहेगी और यह टकराव आगे भी इसी तरह देखने को मिलेगा। 100 साल का यह इतिहास बताता है कि भाषा केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की राजनीति भी है। सवाल ये नहीं कि कौन सी भाषा बड़ी है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी विविधता को बिना डर के स्वीकार कर पाएगा? क्या भाषा जोड़ने का पुल बनेगी या पहचान की दीवार? और इस तरह की भाषा की लड़ाई क्या अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए न्यूज घराने को फॉलो और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। सभी भाषाओं की जय, जय हिंद।